हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर के नाम की। सेट का मीनिंग क्या होता है? देखो ध्यान से, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो अच्छे से डिफाइन की हुई ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके कलेक्शन को, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? सेट। अब ये कलेक्शन का मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो। इन सेंस दैट वी कैन डिसाइड ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए कलेक्शन और नोट। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से देख के बता सकें कि वो उस कलेक्शन के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेट कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से देखो, हमने एक एग्जांपल लिया डेज इन ए वीक, दूसरा एग्जांपल लिया मंथ्स इन ए ईयर। अब आप आसानी से बता सकते हैं, अगर आपके सामने कोई जनवरी बोलता है तो आप उस जनवरी को कहां पे रखोगे? मंथ्स इन ए ईयर रखोगे। अब मान लो मैंने संडे बोल दिया या मंडे बोल दिया, तो वो क्या हो गया? डेज इन ए वीक हो गया। आप आसानी से उसको देख के पहचान सकते हो कि वो चीज हमारी कौन से सेट के अंदर रखी जा सकती है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आसानी से देख के, समझ के और अपने कलेक्शन के अंदर रख सकते हैं, वही चीजें हमारी सेट बनाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब और एग्जांपल देख लो। प्लेइंग कार्ड्स इन ए पैक। एक पैक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, उनके समूह को, उनके कलेक्शन को भी हम सेट कहते हैं। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आसानी से बता दोगे आप। AEIOU 5 ही वोवल्स होते हैं, वो भी हमारा सेट बन गया। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे बात करते हैं, ध्यान से समझने वाली बात यहां पे आती है। अब भाई देखो, पर्सन टू पर्सन यहां पे आपकी थिंकिंग वेरी हो सकती है। कोई बच्चा मान लो क्या करता है, कोई अलग बेस्ट 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कर लेता है, आप कोई अलग बेस्ट 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लोगे, कोई थर्ड पर्सन कोई और सेलेक्ट कर लेगा। मतलब तीनों पर्सन की क्या हो रही है यहाँ पे? थिंकिंग वेरी हो रही है। तीनों के जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी? सेट नहीं होगी। और ये हमारी जो वैल्यूज हैं, ये हमने जो एग्जांपल लिए हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे? सेट के अंदर काउंट हो जाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं एक। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब भाई यहां पे भी आप फिक्स नहीं कर सकते एनिमल्स को। अब आपकी थिंकिंग हो सकती है कि सर मैं लोयन को ज्यादा डेंजरस मानूंगा, कोई दूसरा कह दे कि मैं सर कोबरा स्नेक को ज्यादा डेंजरस मानूंगा। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो गई यहाँ पे? जो हमारे एलिमेंट्स हो गए सेट के, या फिर जो कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया या ऑब्जेक्ट्स हो गई, वो बच्चों हमारी चेंज हो रही हैं। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिन पे सभी की थिंकिंग सेम रहे, उनको हम क्या कहते हैं? सेट के अंदर काउंट करते हैं। बात आ गई क्लियर? समझ में आ गई डेफिनेशन? अब भाई बात आती है यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड सिंबल इन मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के सिंबल देखने को मिलेंगे, चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी, और आगे रिलेशन एंड फंक्शन और क्लास 12th का मैथ करेंगे, वहां पे भी आपको इस प्रकार के सिंबल देखने को मिल जाएंगे। तो इनके एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है कैपिटल एन। एन का मतलब होता है हमारी नेचुरल नंबर्स। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। इनमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। चलते चले जाओ, वो सारे के सारे किसके अंदर काउंट होंगे बच्चों? हमारे नेचुरल नंबर के। इसके साथ ही हमारा एक आता है होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? W से। तो होल नंबर के अंदर क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं जेड। जेड किस लिए यूज किया जाता है? हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए। तो ये क्या हो गई हमारी? यहां पे इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इंफिनिटी। क्लियर? अब बात करते हैं जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या है? क्लियरली दिखाई दे रहा है। जेड का मतलब इंटीजर और प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे जेड प्लस का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर बात? नेक्स्ट बात आती है हमारी क्यू की। क्यू किस लिए होता है? हमारा रैशनल नंबर के लिए। तो यहां पे लिख लेंगे, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। और क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है? यहां पे रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर होते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी। ठीक है? और आर प्लस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स।
ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये नोटेशन आपकी यूज होंगी और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। इजीली आपको पकड़ में आ जानी चाहिए कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट। कोई भी एक सेट होता है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं। कोई भी आपको सेट बनाना है या कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट है या नहीं है, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको चेक करनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स। क्या कहा है यहाँ पे? जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सेट जो बनाते हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं बच्चों। उसको हम सेट के मेंबर भी बोल देते हैं, उनको हम सेट के ऑब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं। वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? सिनोनिम टर्म्स होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से मेल खाती हुई टर्म्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स को रख दो, एनिमल्स के अंदर आप बर्ड्स को रख दो। मान लो आपको बोल दिया कि सेट ऑफ एनिमल्स है, उसके अंदर आप बर्ड इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिनोनिम टर्म्स नहीं हुई। अब इंग्लिश वोवल्स बोल दिए आपको, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स, उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी मेंबर होंगे, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट के, वो हमेशा सिनोनिम टर्म्स होंगी। क्लियर? सेकंड, सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। हमेशा किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। कई केसेज में स्मॉल से भी लिख देते हैं, वो गलत होता है वैसे तो, बट हमेशा हम क्या करते हैं, जो हमारा सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। थर्ड बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स, रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा। हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे ना, मेंबर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगी सेट की, वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखी जाती हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर ऑलवेज रिटन इन द मिडल ब्रेसेज। जो हमेशा सेट के एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो हमेशा मिडल ब्रेसेज के अंदर ही लिखी जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्या है? डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल इन द सेट। किसी भी सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। मान लो किसी सेट के अंदर 1 आ गया तो दोबारा से 1 नहीं आएगा। मान लो किसी सेट के अंदर ए आ गया, स्मॉल ए आ गया, तो दोबारा से ए नहीं आएगा उसके अंदर। तो डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर बात यहां तक? आगे चलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। क्या है? ए सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमें क्या करना है? वोवल्स का सेट बनाना है एक इंग्लिश अल्फाबेट के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? कैपिटल लेटर से हमें सेट को डिनोट करना है। जिससे भी आपका दिल कर रहा हो ना, उससे आप डिनोट कर सकते हो। मान लो सर मैंने एक्स से डिनोट कर लिया, तो कैपिटल एक्स ले लिया, एक्स इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मिडिल ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, तो यहां पे हमने मिडिल ब्रेसेस स्टार्ट कर ली। अब भाई जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनके अंदर वोवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए होता है, ई होता है, आई, ओ और यू। सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, और इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? एक सेट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर बात? आ गया समझ में? आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। इस ट्राइगोनोमेट्री के अंदर जितने भी वर्ड्स है ना, उसका हमें एक सेट बनाना है। अब मेरा दिल कर रहा है सर एक्स की जगह मैं ए से सेट बनाना चाहता हूं, तो कैपिटल ए से ले लिया। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कैपिटल लेटर्स में सारे के सारे वर्ड दे रखे हैं, तो हमें यहां पे एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे आप स्मॉल बना दो इनको। आपको ये कैपिटल में दे रखा है, वर्ड कैपिटल में दे रखा है, तो इसके सारे लेटर्स क्या लिखने पड़ेंगे? कैपिटल में ही लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे सबसे पहला एलिमेंट क्या आ गया? टी, फिर क्या आ गया बच्चों? आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ आ गया। तो मैंने बताया था फिफ्थ पॉइंट कि डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी नहीं आएंगे, तो ओ को हम दोबारा से नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो। फिर आ गया हमारे पास एम, फिर क्या आ गया? ई, फिर आ गया टी, टी भी दोबारा आ गया, टी को भी छोड़ देंगे। आर भी दोबारा आ गया, आर को भी छोड़ देंगे, और लास्ट में क्या आ गया? वाई, और कैपिटल इसको मिडिल ब्रेसेस को कर देंगे बंद। तो ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे सेट बन के तैयार हो गया। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है बच्चों मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। कि सेट को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने सेट लिखना सीख लिया, बट यहां पे 2 मेथड होते हैं हमारे। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
दूसरा मेथड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों मेथड्स को हम सीखेंगे और कई बार आपका ये एग्जाम के अंदर या फिर एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आपको रोस्टर फॉर्म गिवन मिलेगी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इनको ध्यान से समझ लो क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। क्या है? In this form, all the elements of a set are separated by commas and enclosed within the curly bracket. हमेशा इसके अंदर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होंगे बच्चों? जो हमारे सेट के एलिमेंट होंगे ना, उनको हम कोमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं और साथ में यहां पे करली ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा जाता है। तो वो हमारी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होती है। जैसा कि अभी अभी मैंने बनाए थे सेट लास्ट पेज पे, वो हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म थी। अब यहां पे आ जाओ, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथ्स, इसको हमें सेट की फॉर्म में लिखना है। मान लो हमने इसको बी से रिप्रेजेंट कर लिया और करली ब्रेसिस से स्टार्ट कर लिया। पहले क्या आएगा हमारा एम, फिर क्या आ जाएगा भाई ए, फिर क्या आ जाएगा टी, फिर क्या आ जाएगा एच और फिर क्या आ जाएगा हमारा एस आ जाएगा और ब्रैकेट को कर दिया बंद। कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, सभी एलिमेंट्स को हमने सेट के अंदर राइट डाउन कर दिया है और ये हमारे क्या कहलाएंगे? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कहलाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं कोमा द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हैविंग ए कॉमन प्रॉपर्टी आर रिटन इन वर्ड फॉर्म। ध्यान से सुनो क्या कहा है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे ना किसी सेट के, उन सबके बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। उस कॉमन प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और वर्ड की फॉर्म में राइट डाउन कर देना है। बस वही हमारी क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब इसको लिखने का तरीका होता है, देखो कैसे लिखते हैं। हेयर वी कैन यूज ए वेरिएबल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो भी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे ना बच्चों, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम अपने पास से एक वेरिएबल मान लेते हैं। कोई भी मान सकते हो, आपका जो दिल करे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी दिल करे। तो मान लिया हमने एक्स मान लिया। उसके बाद क्या करते हैं? फॉलोड बाय कॉलन, इस प्रकार से कॉलन लगाते हैं। इसका मीनिंग होता है सच दैट, कि हमने जो वेरिएबल लिया है वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। एंड देन वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन करली ब्रैकेट, और फिर हम वर्ड की फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। देखो कैसे, यहां पे मेरे पास एग्जांपल आ गया, ए इक्वल टू ए सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। अब भाई ध्यान से देखो, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पे ए सेट है इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कोई भी अपने पास से एक वेरिएबल मान लो हमने मान लिया एक्स वेरिएबल, एक्स सच दैट कि एक्स वेरिएबल इस प्रकार से है कि एक्स आर, ये क्या है भाई? सारे के सारे वोवल्स हैं। X are vowels in English alphabet. Vowels in English alphabet. कर दी भाई इस प्रॉपर्टी को डिफाइन और मिडल ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। बस हो गया हमारा यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया? दूसरी यहां पे सेट के अंदर नजर डालो बच्चों। बी सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी। ये सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं आपको? सारे के सारे ओड नंबर हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? बी सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लो मैं यहां पे y वेरिएबल ले लेता हूं, y सच दैट, y जो है वेरिएबल वो इस प्रकार से है, वो इस प्रकार से हमारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि y आर ओड नंबर्स। बस कि y जो है वो सारे के सारे क्या हैं? ओड नंबर्स है। इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन कर दिया। या फिर यहां पे लिख सकते हैं y आर पॉजिटिव ओड नंबर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव में भी तो हो सकते हैं -1 -3, तो ये सारे पॉजिटिव हैं तो यहां पे पॉजिटिव ओड नंबर्स डाल देंगे। क्लियर हो गई बात कैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होती है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी टाइप्स ऑफ सेट की। डिफरेंट टाइप के सेट होते हैं, उन सबको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन के साथ, सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, आसानी से माइंड में सेट हो जाएंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले नाम आता है एम्प्टी सेट का। नाम से ही क्लियर है, ए सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है,
नल सेट कह दे, वॉइड सेट कह दे, एम्प्टी सेट कह दे, तीनों का मीनिंग सेम है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर ब्लैंक करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं, या तो हम फाई यूज करेंगे या फिर ब्लैंक करली ब्रेसेस यूज करेंगे। इसको एग्जांपल से समझो, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। एक सेट दे दिया भाई, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होते होंगे। क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है? कोई एलिमेंट है ऐसे जो कि हमारे ओड भी हों और 2 से डिवाइड होते हो? नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? ए सेट, उसके अंदर क्या हो गया? कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, खाली लिख दिया इसको। या फिर क्या लिख देंगे? ए इक्वल टू 5 लिख देंगे। कोई भी एक नोटेशन यूज करेंगे, या तो ये या फिर ये। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सेकंड है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू। ए सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर बच्चों ओनली एक ही वैल्यू हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल से समझो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है, मान लो हमने ए से डिनोट कर दिया, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? अकेला 2 आएगा। और तो कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि हमारा क्या हो? इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो एक ही एलिमेंट इस सेट के अंदर आया, तो इसको हम सिंगलटन सेट कह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। दोनों को इकट्ठे समझते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड वैल्यू जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल फॉर्म में हो। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। या तो सेट एम्प्टी हो या फिर उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, काउंटेबल फॉर्म के एलिमेंट्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लो, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। आसानी से बना दोगे ना। मान लो आपने बी सेट के अंदर ले लिया ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके, तो टोटल हमें पता है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? 26 एलिमेंट आने वाले हैं। तो काउंटेबल फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? फाइनाइट सेट हो गया। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल डाटा हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल देखो, सेट ऑफ इवन नंबर्स आ गया भाई। ए से हमने डिनोट कर दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिया 2 4 6 8, इस प्रकार से डॉट लगा के लिखेंगे। अब हमें नहीं पता कि ये कहां तक जाते जाएंगे, हमें काउंट नहीं कर सकते इनको, तो ये हमारे क्या हो गए? इनफाइनाइट सेट के अंदर। सेट ऑफ प्राइम नंबर आ गया, इसको हमने लिख दिया यहां पे 2 3 5 7, इस प्रकार से लिखते चले जाओ, तो ये भी हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, अनकाउंटेबल फॉर्म हो गया। क्लियर बात है? समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अदर टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। ध्यान से देखना बच्चों, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा एग्जाम के अंदर गड़बड़ करके आते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ध्यान से देखो क्या है इक्वल सेट की डेफिनेशन। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if they have same elements in both the set and then we can write a equal to b। क्या कहा है? मान लो आपने 2 सेट ले लिए, इक्वलिटी 2 सेट में ही चेक होगी। दोनों सेट के अंदर अगर सेम टू सेम एलिमेंट हो, क्या कहा मैंने? सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम उन दोनों सेट को क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू बी सेट। अदरवाइज दे आर अनइक्वल सेट। अनइक्वल को कैसे लिखेंगे? a नॉट इक्वल टू b। अब एग्जांपल देखो, यहां पे a सेट ले लिया जिसके अंदर क्या है? 2 3 4 6 7 एलिमेंट है। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 4 6 7 2 3। अब भाई एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, रेंडमली लिखे जा सकते हैं, बट एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर है ना, वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए, तभी हम उनको इक्वल सेट कहेंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी सेट हो जाएगा। क्लियर बात? ऐसे ही मान लो यहां से अगर 3 गायब हो जाता, इस सेट के अंदर से हम 3 हटा देते, और तो बाकी एलिमेंट्स हैं सेम टू सेम, बट 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो ए क्या हो जाता? नॉट इक्वल टू बी हो जाता। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट के अंदर आ जाओ। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या कहा है? अब एलिमेंट्स हमें ये चेक नहीं करने कि एज इट इज है या नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट्स होंगे, तो हमें इनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना है, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए इक्विवेलेंट टू बी। तो ऐसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर भाई?
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वो आ गया हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। अब क्या करते हैं भाई, आपको यहां इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक सेट दे रखा होगा और कोई एक एलिमेंट उठा के दे देंगे, वो पूछ लेंगे कि ये इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए सेट और नॉट इज सेट टू बी बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। अगर कोई एलिमेंट जो आपसे पूछा गया है वो बच्चों सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो हम कह देंगे बिलोंग्स है, अदरवाइज वो नॉट बिलोंग्स है। अब उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये रहा, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, इसको हम कट कर देंगे तो ये नॉट बिलोंग्स टू का होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। एग्जांपल हमारे पास है, ए सेट दे दिया, उसके अंदर एलिमेंट है 9 3 5 6 1। आपसे पूछ लिया क्या 9 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। आप चेक कर लोगे कि 9 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो यहां पे हम कौन सा सिंबल लगा देंगे, बिलोंग्स टू का। 2 क्या इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता है, 2 यहां पे प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहां पे सिंबल आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू का। 6 इस सेट के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बिलोंग्स टू का। पता चल गया बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सबसेट का। अब सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है, अगर आपके माइंड में जो आ रहा है वो आप सोचो एक बार। सबसेट का मतलब क्या है, सेट का एक पोर्शन, बस वही चीज होती है, सेट का एक छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड सबसेट। देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। क्या कहा है उसने, ए जो है बी का सबसेट कब कहा जाएगा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड इट्स रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार के सी के सिंबल से हम डिनोट करते हैं कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है। अगर नॉट ए सबसेट हो तो हम इस सी को इस प्रकार से कट कर देते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझ लो बच्चों। हमारे पास एग्जांपल ए है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है 5 6 1 2 3 4। तो अब हमें चेक करना है कि ए इसका सबसेट है या नहीं। इसका मतलब क्या है, जिसको भी पूछा गया है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, बस हमें करना क्या है, इसके एलिमेंट्स को देख लेना कि ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। देखो 1 2 3 है, यहां पे भी 1 2 3 है, तो हम कह देंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। अब इससे उल्टी अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं क्या बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए तभी हम सबसेट कह सकते हैं। तो बी के अंदर एलिमेंट क्या है, 5 6 1 2 3 4, बट यहां पे तो ओनली 1 2 3 है, 5 6 और 4 एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, नॉट ए सबसेट, मतलब बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्लियर हुई बात, ए जो है बी का सबसेट तो है, बट बी जो है ए का सबसेट नहीं है। कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। बस एलिमेंट्स को चेक करना है कि वो हमारे बड़े वाले सेट के अंदर प्रेजेंट हैं सारे एलिमेंट, तो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सबसेट से रिलेटेड, जो कि आपको माइंड के अंदर रखनी है। क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है, क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट अपने आप में तो प्रेजेंट ही होते हैं। देखो, मान लो मैं यहां पे कह दूं क्या ए अपने आप का सबसेट है, तो भाई ए के एलिमेंट 1 2 3 ए के अंदर प्रेजेंट तो है सारे के सारे, तो हमेशा एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरी, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है ना, नल सेट होता है, वो सभी का सबसेट काउंट किया जाता है बच्चों। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है आपको कि फाई जो होता है सभी का सबसेट कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सबसेट बनाओ किसी सेट के, तो आपको फाई जो है वो हमेशा सबसेट बनाना है। बच्चे इसको भूल जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि फाई जो है सबका सबसेट होता है। अब यहां आ जाओ, ए अगर सबसेट ऑफ बी है और बी अगर सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए और बी दोनों के दोनों इक्वल सेट होंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने यहां पे देखा था, ए बी का सबसेट तो था, बट बी ए का सबसेट नहीं था। अगर दोनों आपस में सबसेट होते तो दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल सेट होते, ए इक्वल टू बी होते, तभी ये कंडीशन फुलफिल करती। क्लियर बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट आर फाउंड बाय 2 की पावर n। अब मान लो आपके पास कोई इस प्रकार से एलिमेंट दे दे, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और पूछ ले कि इसके सबसेट लिखो। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है बच्चों, यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो n की वैल्यू 3 रख दो, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 2 3 जा 6 मत करना, 2 की पावर 3 मतलब होता है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 एलिमेंट्स यहां पे बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, सॉरी 8 सबसेट। अब वो कैसे बनेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या बनेगा भाई 5, 5 सबका सबसेट होता है। फिर और क्या बन सकता है हमारा, एक का भी बन सकता है, बाकी अलग अलग करके लिख दो एलिमेंट्स को। 2 का अकेला बन सकता है, 3 का अलग से बन सकता है, 1 और 2 का भी बन सकता है पेयर, 1 और 3 का बन सकता है, 2 और 3 का बन सकता है, और सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज भी हो सकते हैं 1 2 3। अब काउंट कर लो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सबसेट। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट कहलाएंगे। बस ऐसे बनाने हैं, पता चल गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। इन चीजों को भी ध्यान से देखना क्या है, प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या होता है और सुपरसेट का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लिया हमने ए और बी दो सेट हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या है बी का सबसेट है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, और ए और बी जो है दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और बी जो होगा वो क्या होगा, सुपर सेट ऑफ ए होगा। सुपर सेट मतलब मैं बड़ा पावरफुल हूं भाई, सबसे बड़ा सेट मैं ही हूं। तो इस प्रकार से बस आपको ध्यान देना है, दो कंडीशंस देखनी है। अगर मान लो आपके पास ए और बी दो सेट है, ये रहे ए ये है बी ये है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। क्या दोनों के दोनों नॉट इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल। ये 3 एलिमेंट है, यहां पे 4 एलिमेंट है, तो दोनों सेट अनइक्वल है, पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरी, ए जो है सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ए क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे क्या हो गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और जो बी होगा जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगा बच्चों, सुपरसेट कहलाएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, प्रॉपर सबसेट की और सुपरसेट की। जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट होंगे वो हमारे सुपरसेट कहलाएगा, कम एलिमेंट वाला क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कब, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती होंगी तो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। अगर मान लो आपके पास सेट ए दे रखा है, ये आ गया सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है बच्चों 1 2 3। इसके अगर आपसे पूछ ले कि कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आ गए। अब हमने प्रीवियस पेज पे बनाए थे भाई, ध्यान से देखो, ये बने थे, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, बस इसको छोड़ के, क्योंकि 1 2 3 इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल वाली कंडीशन हमें नहीं लेनी है, नॉट इक्वल रखने हैं, तो बस एक कम इसीलिए बनते हैं। जितने भी यहां पे सबसेट बन रहे होंगे ना, प्रॉपर सबसेट एक कम बनेगा। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, अगर आपके माइंड में पूछे यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, बादशाह, सबसे बड़ा, ठीक है, बस वही चीज है यहां पे भी। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट। बस यहां पे क्या कहा है, जो भी सेट से बिलोंग करते हुए सेट होंगे ना, छोटे छोटे सेट होंगे, उन सभी के एलिमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे वही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एग्जांपल से समझ लो, अब मान लो हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 4, सी के अंदर 3 4 5 6 और डी के अंदर है 7 8। इन सब का एक यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होगा, उसके अंदर इन सभी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, बट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने, कोई भी यहां पे डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन यहीं पे फिनिश करते हैं, सेकंड पार्ट का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और उसमें भी अलग अलग कंसेप्ट विद एग्जांपल सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सारे के सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे अगर आप साथ के साथ कंसेप्ट सीखते हुए क्वेश्चन करेंगे, तो ये मेरी गारंटी है। आप बस चैनल को सपोर्ट करो और दिल से अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। इंटरवल सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर।
अब सेट के अंदर जो इंटरवल्स का टॉपिक है ना, उसको हम यहां पे क्लियर करने वाले हैं। पहला इंटरवल क्या आता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। आपको कोई भी दो नंबर ले लेने हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हो। उनके अंदर ए जो होगा वो स्मॉल नंबर होगा और बी एक बड़ा नंबर होगा। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। तो यहां पे हमारा जो सेट बनेगा ना ओपन इंटरवल के अंदर, वो कौन सा बनेगा बच्चों? ए और बी के बीच के जितने भी सारे रियल नंबर होंगे ना, वो हमारे ओपन इंटरवल के अंदर काउंट होंगे। और साथ में कंडीशन क्या है? ए और बी को आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब ए और बी को आपको काउंट नहीं करना है, उसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय द ए कोमा बी, और ये हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है ना, इनको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसको लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से देखो। ए कोमा बी इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स का मतलब क्या है? ए और बी की कोई भी वैल्यू लेंगे ना हम, वो इस प्रकार से होंगी कि ए से तो बड़ी होंगी और बी से छोटी होंगी। इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं आया है क्योंकि ये हमारा ओपन इंटरवल है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो, ध्यान से देखो। मान लो हमारी ये नंबर लाइन है बच्चों, इसके ऊपर ये ए नंबर है, ये बी है। बी जो है ए से क्या है? ग्रेटर है। अब हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी के बीच की वैल्यू जो ये रेड लाइन से शो हो रही है, ये सारी की सारी वैल्यू ले लेनी है। बी और ए को हमें नहीं लेना है, बस वो सारी वैल्यूज हमारी किसके अंदर कहलाएंगी? ओपन इंटरवल में। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारी ये नंबर लाइन है, यहां पे हमने ले लिया 2 और यहां पे ले लिया हमने 6। तो हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल के अंदर बच्चों 2 और 6 के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है। मतलब 2 से आगे क्या हो जाएगा? 2.1 स्टार्ट हो जाएगा, और 6 से पहले क्या होगा? 5.9 होगा। ये सारी वैल्यूज तो हम ले लेंगे, बट 2 और 6 को नहीं लेंगे, वो हमारा ओपन इंटरवल कहलाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्लोज इंटरवल के ऊपर। क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है, ध्यान से देखो। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। इसी प्रकार से हमने दो नंबर ले लेने हैं जिसमें ए हमारा छोटा नंबर होगा, बी बड़ा नंबर होगा। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में डिफरेंस समझ में आ गया? इसमें हमें ए और बी को इंक्लूड करना है, वहां पे हमें ए और बी को एक्सक्लूड करना है, मतलब नहीं लेना है। इसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट से। तो कैपिटल ब्रैकेट लेफ्ट और राइट साइड आ जाएंगी, ए कोमा बी। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी और लेस देन इक्वल टू बी। मतलब एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। ये एक एग्जांपल से समझ लो। यहां पे मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे ए और बी दो नंबर ले लिए हैं। ए को भी आपको लेके चलना है, बी को भी लेके चलना है, और उनके बीच की वैल्यूज भी सारी की सारी क्लोज इंटरवल के अंदर आएंगी। ये भी समझ में आ गया? यहां पे एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं। ये मान लिया क्या है 1, और ये हमारा क्या है मान लिया 7। ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। इस प्रकार से इसको डार्क कर देंगे। तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी ना, वो कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से लेके 7 तक। तो 1 भी इंक्लूड करना है और 7 भी आपको लेके चलना है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज इंटरवल। अब इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप पहचान लोगे, जहां पे इक्वल टू का साइन होगा उधर क्लोज इंटरवल है, जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा वो हमारा ओपन इंटरवल की तरह वर्क करेगा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं, इसकी दो टाइप और हैं। अब यहां पे नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। मतलब एक साइड से आपको ओपन इंटरवल मिल जाएगा, एक साइड से क्लोज इंटरवल मिल जाएगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखो क्या है, यहां पे मैंने क्या किया, ए कोमा बी कोई भी दो वैल्यू ली है जो कि हमारी रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। लेफ्ट साइड पे क्या है बच्चों? कैपिटल ब्रैकेट। राइट साइड पे हमारी स्मॉल ब्रैकेट है। तो बी पे ओपन इंटरवल होगा, ए पे क्लोज इंटरवल होगा। और लिखा कैसे जाएगा? एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी और लेस देन बी होगी। अब देखो ध्यान से, बी पे ओपन इंटरवल था तो यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आया। ए पे क्लोज इंटरवल था तो ए के साथ हमारा क्या आ गया? यहां पे इक्वल टू का साइन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? बी को नहीं लेना है, ए को इंक्लूड करके चलना है। अब देखो ध्यान से क्या है, इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू ओपन इंटरवल एंड बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। हम यहां पे क्या करेंगे?
ए पे हमारा क्लोज इंटरवल है, बी पे क्या है, ओपन इंटरवल है, और ए को हमें इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये देख लो यहां पे एग्जांपल, बी हमारा ओपन है, ए हमारा क्लोज है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड आ गया हमारा, यहां पे ए पे ओपन है, बी पे क्लोज है, इसका मतलब बी पे हमारा इक्वल टू का साइन आएगा, ए पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो ए पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू क्लोज इंटरवल बी, इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। समझ में आ गई बात? हमें ए को यहां पे इंक्लूड नहीं करना है, बी को हमें इंक्लूड करके चलना है, बी को लेके चलना है। ये भी क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑपरेशंस ऑन द सेट। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से समझना है। सबसे पहला क्या आता है टॉपिक, यूनियन ऑफ सेट। ये हम ऑपरेशन लगा सकते हैं अपने सेट के एलिमेंट के ऊपर। अब यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो पहले समझो। यूनियन का मतलब होता है समूह बनाना, इकट्ठा करना, बस वही काम करना है यूनियन ऑफ सेट में। देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स। ए और बी को हमने कोई भी दो सेट्स मान लिए। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए और बी हमने कोई भी दो सेट माने, तो ए और बी का यूनियन सेट जो बनेगा ना, नया सेट बनेगा, उसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। बट कंडीशन क्या होगी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो ए और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे ना, उनको आपको बस एक ही बार लेना है। समझ में आ गया? अब यहां पे ध्यान से देखो, द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। यू को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए यूनियन बी एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। इसको लिखा ऐसे जाता है सिंबॉलिकली, और इसको रीड ऐसे किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो बच्चों। यहां पे हमने क्या किया, दो सेट ले लिए। एक तो ए सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। बी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 12 और 10। इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, ए यूनियन बी। क्या कहा था मैंने पहले, ए के सारे एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8। फिर बी के एलिमेंट लिखने हैं, 6 लिखेंगे, बट नहीं, यहां पे 6 ऑलरेडी आ चुका, तो कॉपी ऑफ एलिमेंट वैसे भी सेट में अलाउड नहीं होता। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है। 8 को भी नहीं ले सकते, 10 को लेंगे और 12 को लेंगे। तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो उनके अंदर से बस कॉमन एलिमेंट्स को ले लेंगे। देखो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों में कॉमन होंगे ना, उनको हमें लेना है बस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उल्टे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और कैसे लिखा जाएगा इसको, ए इंटरसेक्शन बी, और रीड कैसे करेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे रीड किया जाता है। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 2 4 6 8, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, यहां पे कॉमन एलिमेंट्स देखो बच्चों, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 6 और 8 हमारे पास यहां पे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट हो जाएगा। आ गया समझ में? अब यहां पे देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर मान लो हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं और हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, तो ए और बी हमारे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ये चीजें ध्यान देना, आईआईटी जेईई में काम आती हैं ये। डिसजॉइंट सेट कौन सा होगा, अगर दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है, तो वो हमारे पास दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। समझ में आ गया ये भी? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होता क्या है, पहले डेफिनेशन से समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट्स हैं, उनके रिलेशन को आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहां पे वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। और किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी ध्यान से देख लो। ऐसे सर्कल की फॉर्म में हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कैसे बना, देखो ध्यान से।
हमारे पास मान लो 3 सेट है बच्चों, तीनों के अंदर अलग अलग कंडीशन है। एक सेट तो ऐसा है जिसके अंदर इवन नंबर फ्रॉम 1 to 25 है। दूसरा सेट ऐसा है जिसके अंदर क्या है, इवन नंबर है और साथ में मल्टीपल ऑफ 5 है फ्रॉम 1 to 25। तीसरा सेट ऐसा है जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है ओनली, 1 से लेके 25 के बीच में। 3 सेट समझ में आ गए कौन कौन से हैं। पहले सेट के अंदर क्या है, 1 से 25 के बीच के इवन नंबर हैं। दूसरा सेट ऐसा है जिसमें इवन नंबर भी है और साथ में 5 के मल्टीपल है, 1 से 25 के बीच। और थर्ड हमारा सेट क्या है, जिसमें ओनली 5 के मल्टीपल है, 1 से 25 के बीच। 3 सेट हो गए। अब उन तीनों सेटों को अगर आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम से, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों, वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। देखो मैंने एक सर्कल बना लिया भाई, पहले ऊपर वाले सर्कल पे ध्यान दो, नीचे वाले को छोड़ दो। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है या नहीं है, ध्यान से देखो, सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। और कहां से कहां तक है, 1 से लेके 25 तक। हो गया काम खत्म। दूसरा मैंने क्या किया, एक सर्कल नीचे वाला बना लिया। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 5, 10, 20, 25 और 15। ये एलिमेंट्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स को। 5, 10, 20, 25 और 15, ये सारे क्या हो गए भाई, 5 के मल्टीपल्स। अब साथ में एक सेट और आ गया जिसके अंदर ये दोनों कंबाइंड दे रखे हैं, इवन नंबर भी होना चाहिए, 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये जो कॉमन रीजन है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 10 और 20, दोनों 5 के मल्टीपल भी हैं और इवन नंबर भी हैं। तो इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहलाती है, वेन डायग्राम कहलाती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब यहां पे मैंने एक और रिप्रेजेंटेशन दिखाई है बच्चों। ये क्या है हमारे पास, ये ए सेट था, ये कोई बी सेट है। तो बीच का जो एरिया होता है ना, जो ये ब्लू कलर दिखा रखा है, ये कौन सा एरिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन एरिया होगा उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहां पे कॉमन रीजन कौन सा था, 10 और 20। 10 और 20 इन दोनों सेट की कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे ना, इसलिए इनको कॉमन में रख लिया हमने। इवन नंबर भी थे और 5 के मल्टीपल भी थे। तो ये हमारा क्या हो गया, बीच का इंटरसेक्शन रीजन, जो दोनों की प्रॉपर्टी, इस सेट की भी इस सेट की भी प्रॉपर्टी को रखता है। समझ में आ गया कैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेटों के बीच में डिफरेंस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से डेफिनेशन देखेंगे पहले क्या है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to A but not to B। हमें एलिमेंट्स को कैसे लिखना होता है, जो कि ए सेट से तो बिलोंग करते हों बट बी से बिलोंग ना करते हों। अब डेफिनेशन से थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, समझ में नहीं आया होगा, बट मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा ना, माइंड के अंदर बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। और कैसे लिखा जाता है इसको, अगर हमें ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी, और रीड कैसे करेंगे, ये रीड करने का तरीका है। अब देखो ध्यान से बच्चों, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए सेट यहां पे है और बी सेट जिसके एलिमेंट्स ये हैं। अब मान लो आपको ए माइनस बी निकालने के लिए बोल दे, ध्यान से देखना, ऑर्डर आपको माइंड में जरूर रखना है। ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी बी के एलिमेंट है ना, 2, 4, 6, 8, उनको छोड़ दो। 2 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, 8 तो है ही नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे। तो बस 2, 4, 6 घट जाएंगे और यहां पे बचेगा क्या, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों मान लो b माइनस ए निकालना हो, तो मतलब अब हमें क्या करना है, b के एलिमेंट्स में a वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। b के अंदर क्या है, 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 6 हट गए, यहां पे अकेला b में क्या बच गया, 8 बच गया। तो b माइनस ए का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 8 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। a माइनस बी करेंगे तो a के एलिमेंट्स में से b वाले हटा देंगे, a के अंदर जो बच जाएंगे वो लिख देंगे। b माइनस ए करेंगे तो b के एलिमेंट्स में से a के हटा देंगे और जो बच जाएंगे उनको लिख देंगे। ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ध्यान से देखो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट बट नॉट टू द ओरिजिनल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट ओरिजिनल सेट के अंदर ना हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। अब यूनिवर्सल सेट का जिस बच्चे को नहीं पता है वो पहली वीडियो देखिए, वहां से क्लियर हो जाएगा।
अब देखो एग्जांपल, ए सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द सेट ए। कैसे? यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है बच्चों, 2 4 6 8 10 12, ये एलिमेंट्स का मान लिया हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। सेट ए हमें दे रखा है 4 6 8 का, 3 एलिमेंट्स का। अगर हमें ए का यहां पे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक तरीके से 2 4 6 8 10 12 में से इन एलिमेंट्स को हटा दो। किसको हटा देंगे? 4 हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया भाई? 2 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें? जो भी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बच गए ना, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब यहां पे एग्जांपल से, वेन डायग्राम से समझ लो। ये पूरा का पूरा क्या था? एक यूनिवर्सल सेट था जिसके अंदर ए सेट भी प्रेजेंट था। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये व्हाइट वाला जो ए के एलिमेंट है ना, इनको छोड़ देंगे, बाकी सारा रीजन क्या कहलाएगा? हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर हो गई ये भी बात? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चों। एक दूसरा सेट है, मान लो बी सेट, जिसके अंदर क्या है? हमारे वोवल्स हैं। क्या है? वोवल्स। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? ध्यान से बता दो। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 26। वोवल्स कितने होते हैं? 5। तो हमें इन 26 में से ये 5 एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे लिख देने हैं। ए छोड़ देंगे, बी से स्टार्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई छोड़ देंगे, एफ हो जाएगा, आई छोड़ देंगे। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। पता लग गया कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो और देखते हैं क्या है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, वो आती है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है? ध्यान से देखो। अगर ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमेशा यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। एग्जाम्पल भी मैंने यहां पे ले रखा है, वो भी समझाऊंगा, बट कुछ एग्जाम्पल आपको खुद से भी ट्राई करके देखने और चेक करना है कि क्या ये लॉज बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। ऐसे ही क्या कहा है, ए और ए डैश का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा जो कि हमारा 5 के इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ क्लियर। सेकंड आता है डी मॉर्गन लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो उसको मैं इस प्रकार से अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या किया? यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया, ए और बी का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ठीक है। ऐसे ही यहां पे आ जाओ। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर सेपरेट करके लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखा जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, हमेशा ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें ना, तो वो हमें ओरिजिनल सेट दोबारा मिल जाता है। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। क्लियर। फोर्थ लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट। और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो हमेशा क्या मिलेगा? 5। कोई भी एलिमेंट का सेट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो यूनिवर्सल सेट ये है, ए सेट ये ले लिया, बी सेट ये ले लिया। अब मान लो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों यू डैश। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना वो सारे एलिमेंट हट जाते हैं। अब यहां से 2 भी हट गया, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, सारे हट गए। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं बचा। तो ये क्या आ गया मेरे पास? नल सेट आ गया, 5 आ गया। अब मुझे 5 का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करना हो तो मेरा दोबारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बस ये चीज है। क्लियर। अब यहां पे और देख लो, ये दे रखा है ए यूनियन ए डैश हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। देखो ध्यान से, इसको उसको क्लियर करते हैं। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू होगा यूनिवर्सल सेट के। ए सेट तो ये रहा हमारे पास, ए डैश निकाल लो। कैसे निकलेगा बच्चों? ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। 4 6 8 को छोड़ देंगे, क्या बच गया? 2 बच गया, 10 बच गया और 12 बच गया।
तो ये सेट आ गया ए और ए डैश, इन दोनों का यूनियन करना हो, यूनियन का मतलब इन दोनों का समूह बनाना है हमें, और सारे के सारे एलिमेंट ए के भी और ए डैश के भी लिख देने हैं। तो भाई यहां पे बना लो यूनियन, क्या बनेगा, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 4 6 8, फिर यहां से लिखेंगे 2 10 12। अब ध्यान से देखो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के, तो ये इक्वल टू किसके आ गया, यू के इक्वल आ गया या नहीं आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब मान लो ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना हो, ये ए डैश निकला था, इस ए डैश का डैश निकालना है। इसका मतलब अब जो ए डैश के अंदर एलिमेंट है ना उनको छोड़ देंगे और बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट ले लेंगे। किसको छोड़ना है, 2 10 12 को, 2 को छोड़ दिया, 10 को छोड़ दिया, 12 को छोड़ दिया, बचे क्या 4 6 8। ये किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल है ना, तो ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया भाई, ए के इक्वल आ गया वापस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहां पे डबल कॉम्प्लीमेंट लो। इनको भी आपको ऐसे ही एग्जांपल के साथ करके देखना है और चेक करना है कि क्या ये लॉज बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। समझ में आ गई वीडियो, अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो जब करेंगे ना, क्वेश्चंस जो करेंगे एनसीईआरटी के सारे इजीली अटेम्प्ट कर दोगे आप।